वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में। आज हम लोग यूनिट 8 से रिलेटेड सेक्शन बी के अंतर्गत सिस्टम अप्रोच एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट समझ लेते हैं सिस्टम अप्रोच क्या होती है। System approach to instructional, it is a systematic way of design, implementation and evaluation of a process in terms of desired objective। तो सिस्टम अप्रोच ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमें हर एक यूनिट मिलेगा। एक सिस्टम के अंतर्गत सपोज कीजिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी सब यूनिट है, जैसे कि S1 एक सब यूनिट हो गया, S2 एक सब यूनिट हो गया, S3 एक सब यूनिट हो गया और S4 एक सब यूनिट हो गया। ठीक है, ये 4 सब यूनिट है एक सिस्टम के अंतर्गत। अभी ये जो 4 सब यूनिट है, ये 4 सब यूनिट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट एंड इंटर कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं, जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, जो गोल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है। सिस्टम अप्रोच हैज बोरोड फ्रॉम द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स। ये एक कॉमन चीज है कि ये कहाँ से बोरो किया गया है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। System approach is one of the technique which aim at the finding the most efficient and economical intelligent method for solving problems for educational scientifically। That means system approach ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इंटेलिजेंट मेथड से आपकी एजुकेशन की हर एक प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में सॉल्व करेगा। ये पार्ट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, A system is a systematic organization। ये obviously एक systematic organization है of the element that operates in a unique way। The elements are independent and interrelated with each other। जो मैंने कहा कि ये interrelated and interconnected होती है, मगर हर एक यूनिट जो होती है S1, S2, S3, S4, ये सभी यूनिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट है मगर इंटररिलेटेड होती है। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होती है वो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होती है। मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ ये S1, S2, S3, S4 क्या होती है। आप लोग सिस्टम अप्रोच को कैसे समझेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कुछ यूनिट्स होती है, जो यूनिट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है मगर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी होती है। जैसे टीचर कहिए, स्टूडेंट्स कहिए, करिकुलम कहिए एंड हमारी सोसाइटी कहिए। ठीक है, ये 4 सब यूनिट हो गया। ठीक है, एजुकेशन एक प्रोसेस है और इस एजुकेशन प्रोसेस में या फिर एजुकेशन सिस्टम में, प्रोसेस को छोड़िए, सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हमारी ये सभी कुछ फैक्टर्स और यूनिट है। अब हर एक यूनिट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होगा, मगर स्टूडेंट देखिए एज ए यूनिट ये एक इंडिपेंडेंट है, टीचर एज ए यूनिट एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स की रोल अलग है, टीचर की रोल अलग है, करिकुलम की रोल अलग है एंड सोसाइटी की रोल अलग है। मगर ये सभी जो यूनिट है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड होती है। कैसे? अगर एजुकेशन प्रोसेस में स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर, करिकुलम, सोसाइटी का क्या फायदा, राइट? अगर स्टूडेंट्स होगा, अगर टीचर नहीं होगा तो फैसिलिटेटर, गाइड के रूप में कौन रहेगा? अगर स्टूडेंट एंड टीचर होगा, अगर कोई करिकुलम नहीं होगा तो एक्टिविटी कौन सिलेक्ट करेगा? अगर सोसाइटी नहीं होगा तो जो सीखी हुई नॉलेज है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करके प्रोग्रेस करेगा? स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम एंड सोसाइटी, all 4 units are interconnected but they are independent also। So this process is called the system approach। I hope clear है students ये points। अब चलो, जो एलिमेंट्स कहा है सिस्टम अप्रोच में वो क्या है? इनपुट है, प्रोसेस है एंड आउटपुट है ना?
अच्छा, अब इनपुट पर क्या आती है, जैसे कि आप ये मान के चलिए, पहले हम लोग एजुकेशन के एग्जाम्पल नहीं लेंगे। सपोज कीजिए आप कुछ कुक कर रहे हो, ठीक। अब कुक करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। अब कुक करने के बाद उसको आप डिशेस में रखोगे, ठीक है, किसी को पेश करोगे आपकी डिश। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस होती है कुकिंग की, हर एक चीज की होती है। मैं एक कुकिंग के एग्जांपल लेती हूँ। तो कुकिंग पर आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखा, सपोज कीजिए पिज्जा, पिज्जा को आप अभी बेक करना चाहते हो, ठीक है। आप वेज या चिकन पिज्जा बना रहे हो, तो इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, ब्रेड की जरूरत होती है, सॉसेस की जरूरत होती है, वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, चिकन की जरूरत होती है, चीज की जरूरत होगा। तो ये सभी आपके इंग्रेडिएंट्स है। अब इंग्रेडिएंट्स से काम नहीं चलेगा, आपको इसको बेक करना है, दैट मीन्स प्रोसेसिंग पर ये होगा। तो इंग्रेडिएंट्स आपकी हो गई इनपुट। जब आप कुक कर रहे हो या फिर बेक कर रहे हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज कॉल्ड द प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट जब आप किसी को आपकी ये पिज्जा आप एज ए डिश पेश करोगे, एज ए डिश जब आप ये पिज्जा किसी को पेश करोगे तो वो हो जाएगी आउटपुट। अब जब वो इंसान खा के कुछ आपको कमेंट करेगा तो वो कमेंट हो जाएगी आपकी फीडबैक। तो ये था इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट के एग्जाम्पल। अभी चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एजुकेशन के एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या होगा, एजुकेशन में कंटेंट आ जाएगा, कॉस्ट फैक्टर आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे मटेरियल रिसोर्सेज आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स में टीचर स्टूडेंट्स आती है, नॉन टीचिंग स्टाफ आती है, मगर ये सब कुछ क्या है, एक इनपुट है। अब इन सभी इनपुट को हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि एजुकेशन को रन करना होगा। तो वहां पर टीचिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे मैं पढ़ाऊंगी एज ए टीचर। अच्छा, अब टीचिंग स्ट्रैटेजी पर मैंने सोचा कि मैं स्लाइड शेयर मेथड से पढ़ाऊंगी। तो स्लाइड शेयर मेथड के लिए स्लाइड शेयर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर होना जरूरी है, दैट मीन्स मीडिया एंड मटेरियल होना चाहिए जो कि मटेरियल रिसोर्सेज के साथ डील करता है। आफ्टर दैट कुछ इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा कि मैंने जो सिखाया है वो कैसा है, ठीक है। तो ये टीचिंग प्रोसेस, मेथड्स, टेक्निक्स, मीडिया, मटेरियल, ये सब कहाँ पर आती है, प्रोसेस में। अब जब जो भी मैंने इवैल्यूएशन लिया, अब जो आउटपुट आएगा, ठीक है, मतलब उनकी जो रिजल्ट होगा वो मेरे लिए आउटपुट होगा। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स की बिहेवियर कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये होती है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट एजुकेशन के साथ। आई होप ये भी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। अभी चलिए जो सिस्टम अप्रोच की जो प्रोसेसिंग है उसको समझेंगे। नीड असेसमेंट, ठीक है, पहले एसेस कर लो। अब जो कंटेंट्स है उसको डिटरमाइन करो। आफ्टर दैट जो जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा उसको आपको देखना होगा, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपकी, उस हिसाब से आप हर एक चीज को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर जनरल मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, एंड नेक्स्ट स्टेप पर आप हर एक स्पेसिफिक में डिपार्टमेंट वाइज आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे। एंट्री बिहेवियर का मतलब होती है स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज कैसा है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर की लर्निंग एक्सपीरियंस सिर्फ स्टूडेंट्स की चेक करेंगे नहीं, उसके साथ साथ टीचर की लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कौन सी मीडिया मेथड से पढ़ाएगा उसको देखना होगा, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, तो ये स्टेप किसका था मैं बता देती हूँ, ये स्टेप किसका है, एक सेकेंड रुको। ये स्टेप होगा आपकी सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, ये हमारी टॉपिक है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल। तो इसका अगर स्टेप्स पूछेगा तो आपको ये 8 स्टेप्स बोलना होगा। मैं फिर से बोल देती हूँ, पहले एसेस करेंगे कि नीड्स क्या है, ठीक है, किसको एसेस करना होगा, एसेस करना होगा आपकी नीड्स को। पहले आप नीड्स को एक्सेस कीजिए, ठीक है, फिर नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट को डिटरमाइन करो। देन आपको ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स 2 प्रकार की होगा,
एक होगा जनरल, दूसरा होगा स्पेसिफिक। देन प्रीवियस बिहेवियर किसका, स्टूडेंट्स का, जिसको हम एंट्री बिहेवियर भी कहते हैं। नेक्स्ट आप जो टीचर है, टीचर की लर्निंग एक्सपीरियंस और उस हिसाब से वो कौन से मीडिया एंड मेथड से क्लासरूम पर पढ़ाएगा उसको देखोगे। एंड आफ्टर दैट उन सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, ये था 8 स्टेप। अब इसका कुछ एडवांटेज पढ़ेंगे। It provides an orderly and efficient plan of action. It develops the coordination, ये coordination होगा. It facilitates the interaction between organization and its environment. मतलब ये आपकी हर एक चीज़ में मदद करेगा, environment में मदद करेगा, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ में, प्लान के जो एक्शंस होती है, जो एक्शन प्लान होती है, वहाँ पर भी यहाँ पर मदद किया जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये तो हमारी हो गई सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में कौन सी मॉडल आती है और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का मतलब क्या है। देखो, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स। मतलब ये एक ऐसा डिज़ाइन है जहाँ पर बहुत सारी स्किल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए स्किल्स एंड टेक्निक ज़रूरत है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूड्स फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग बाय मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया मेथड्स एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम लोग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को यूज़ करेंगे इन द एजुकेशन सिस्टम, तब मीडिया मेथड्स एंड एनवायरनमेंट को बहुत सारी जगह चेंज करना होगा, जिसके थ्रू आपकी एजुकेशन प्रोसेस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रहेगा। क्लियर हुआ? अब चलो मॉडल्स देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा एलिमेंट देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का एलिमेंट्स कौन सी है। जेन्युइन नीड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्निंग जब करेंगे तो लर्निंग इवेंट्स, मतलब दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको वेल डिज़ाइन करना होगा, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, तो वेल डिज़ाइन करने में मदद करेगा। क्वालिटी लर्निंग को डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजी, मटेरियल्स हो गया, इवेंट हो गया, तो स्ट्रैटेजी भी ज़रूरत है। और जो मेरी लर्निंग इवेंट था जिसके लिए मैंने इतना सारा कुछ किया, अब उसको एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो मेरी बहुत अच्छी लर्निंग की ज़रूरत है। सपोज ऐसे करके स्टोरी बनाइए कि आपको बहुत एक इफेक्टिव लर्निंग की ज़रूरत है, तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको एक वेल डिज़ाइन इवेंट क्रिएट करना होगा। अच्छा, आप सिर्फ इवेंट क्रिएट करने से आपकी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपने कॉन्फ्रेंस तो अनाउंस कर दिया कि इस डेट में कॉन्फ्रेंस होगा, मगर उस कॉन्फ्रेंस में या फिर उस इवेंट में मटेरियल की ज़रूरत है, तो एक क्वालिटी बेस्ड मटेरियल होगा। अब मटेरियल से भी काम नहीं चलेगा, आप उस मटेरियल को एक अच्छी स्ट्रैटेजी से जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को वो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छा होना चाहिए। तो सब कुछ हो गया, अब इवेल्युएट भी करेंगे कि वो कॉन्फ्रेंस या इवेंट इफेक्टिव था या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारी एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अब देखो, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी मॉडल्स आती है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कौन सी मॉडल्स। पहले एक बार देख लो, ADDIE, एशियो, जिसको एडी, एशियो, डीक एंड कैरिस मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल है, 3 मॉडल को हमें पढ़ना है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडी मॉडल को पढ़ेंगे। चलो, अभी एडी मॉडल का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका नेम आप याद रखना और साल को याद रखना, 1975 पर ये हुआ था। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, अगर क्वेश्चंस पूछा कि एडी
कौन सी चीज़ों से लिंक करती है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, लर्निंग थ्योरीज या फिर लर्निंग डिज़ाइन, तो आपको इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पर ही क्लिक करना है क्योंकि एडी किसके अंतर्गत है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी कोर्सेज एंड मटेरियल्स को रखते हैं जो कि डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इफेक्टिव परफॉर्मेंस टूल को यूज किया जाता है जो कि टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग भी है। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है एज ए एडवांटेज की तौर पर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पर देखिए हम लोग बहुत सारी पॉइंट्स को देखें। ये एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होती है एडी मॉडल। सेकंड पॉइंट क्या था, लर्नर्स। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी मटेरियल्स को डेवलप करते हैं। यहाँ पर क्या डेवलप करेंगे, डेवलपर्स टू क्रिएट इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल। यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल को डेवलप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस टूल को बिल्ड करना है जिसके लिए डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगा, और ये मॉडल बहुत टाइम एंड मनी को सेव भी करता है। ठीक है, अब चलो फेजेस को देखते हैं। मैं पहले ये डायग्राम को आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो, एडी मॉडल। एडी मॉडल ए से क्या होगा लर्नर्स, एनालाइज। डी से क्या होगा, डी से होगा डिजाइन। सेकेंड डी से क्या होगा, डेवलप। आई से क्या होगा, इम्प्लीमेंट। एंड ई से क्या होगा, इवेल्युएट। ठीक है, तो पहले एनालाइज करेंगे, फिर डिजाइन होगा, फिर डेवलप होगा, देन इम्प्लीमेंट होगा, एंड एट लास्ट हम लोग इवेल्युएट करेंगे। क्लियर? तो चलो हर एक फेज को अभी स्टडी करते हैं। पहले हम लोग किसको स्टडी करेंगे, एनालाइज को स्टडी करेंगे। डिटेल्स में है, आप सिर्फ इस नोट्स को पढ़ के जाइए, वही काफी होगा। ठीक है, चलो एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या है, क्लैरिफाइज द इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। पहले तो आप ये एनालाइज करोगे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन और ऑफ योर कोर्सेस। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो डिजाइन, डेवलप, ये सारी चीज आएगा। मगर पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी इंस्टीट्यूट का क्या गोल और ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर दैट आप आइडेंटिफाई द लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्नर्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल्स को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, डिटरमाइन वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल विद रेस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। दैट मीन्स कि आपको ये डिटरमाइन करना होगा। यहाँ पर डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट पर कौन सी चीज अवेलेबल है, ठीक है, इसको आपको डिटरमाइन करना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को कि आपको कोई एक प्लान को आपकी इंस्टीट्यूशन पर डेवलप करना है। अब उस प्लानिंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इसको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। तो जो जो चीज रिसोर्सेज चाहिए, आप लोग को पता है कि मुझे 10 रिसोर्सेज चाहिए, तो अब देखोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कौन सी रिसोर्सेज है और कौन से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको खरीदना होगा। तो आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि कौन सी चीज आपके पास अवेलेबल है आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट पर। डिटरमाइन द इमिटेटिंग फैक्टर टू ओवरऑल द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉरी, इमिटेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर लिमिटेटिंग होगा। ठीक है, कुछ लिमिटेटिंग फैक्टर्स होती है, तो वो लिमिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा अभी चलो नेक्स्ट आपको रिव्यू करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट को एनालिसिस की फेज में। नेक्स्ट होगा डिजाइन। डिजाइन पर क्या होगा, द एक्चुअल क्रिएशन, प्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन द डिजाइन फेज। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्शन को क्रिएट करना है। डिजाइन कंटेंट्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। मतलब इस डिजाइनिंग जो फेज है यहाँ से ही आपको एक अच्छा सा आउटकम मिल जाएगा।
तो इसके यहाँ पर इस डिजाइन फेज पर आप क्या क्या करोगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे, ठीक है। यहाँ पर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आप ये डिटरमाइन करोगे कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो आपकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मतलब जो एनालिसिस फेज पर आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल को देखा था या फिर डिटरमाइन किया था, उस गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी कुछ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो आपको इस डिज़ाइन फेज पर करना होगा कि मुझे डिज़ाइन करना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि मेरी गोल को फुलफिल कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट को एसेस करना होगा, एक्सरसाइज, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस। यहाँ पर ये देखिए, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, लेसन प्लान, मीडिया सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डिजाइन कर रहे हो कैसा कि देखिए, जब मैं आपको पढ़ाने आती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे नोट्स को डिजाइन करना है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले तो ये देखूंगी कि कौन सी सिलेबस के अंतर्गत कौन सी ऐसी यूनिट है जो डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने प्रॉब्लम को पहले एनालाइज किया। आफ्टर दैट मैं ये सोचूंगी कि मैं क्लासेस में कैसे पढ़ाऊंगी। दैट मीन्स मैं डिजाइन कर रही हूँ कि मैं बोर्ड वर्क कराऊंगी या स्लाइड शेयर पर पढ़ाऊंगी। तो मेरी अभी डिजाइनिंग चल रही है, कंटेंट डिजाइनिंग, कौन से कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी, कौन सी मटेरियल्स पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इजी होगा, ये सब कुछ मेरी दिमाग में चल रही है। दैट मीन्स मैं डिज़ाइन कर रही हूँ अभी, ठीक है। डिज़ाइन शुड बी, जो डिज़ाइन में करूँगी वो सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब लॉजिकल ऑर्डरली मेथड दैट आइडेंटिफाई, डेवलप एंड इवेल्युएट अ सेट ऑफ प्लान स्ट्रैटेजी फॉर अटेनिंग प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक। दैट मीन्स कि जो सिस्टमेटिक मैटर होगा वो लॉजिकल वे से होगा, ठीक है, और ऑर्डरली होगा। मतलब पहले जो आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको एक सिस्टम, मतलब ऑर्डरली सीक्वेंस को आपको मेंटेन रखना होगा, और पहले पोजीशन पर कौन से फैक्टर को आना चाहिए वो लॉजिक हो सके उसमें, ठीक है। आप सीक्वेंस आपकी मनमर्जी से नहीं करोगे, आपको ये सीक्वेंस लॉजिकली करना है। आफ्टर दैट आप डेवलप एंड इवेलुएट करोगे आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, द टर्म मस्ट एग्जीक्यूट ईच एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्लान विद अटेंशन टू डिटेल्स। मतलब जो भी आप एलिमेंट्स डालोगे उसकी एक डिटेल्स होना चाहिए कि आपकी वो एलिमेंट्स क्यों डाल रहे हो आप, ठीक है। तो आपको इंक्लूड करने से पहले अटेंशन देना होगा और उसके बारे में डिटेल्स जानना होगा। तो इसीलिए कहा गया जब मैं डिजाइन करूँगी तो वो लॉजिकली, लॉजिकली, सिक्वेंसली एंड स्पेसिफिक, दैट मीन्स इन डिटेल्स में विद अटेंशन आपको इंक्लूड करना है। क्लियर। डिजाइन फेज इन्वॉल्व राइटिंग अ डिजाइन डॉक्यूमेंट और कंसेप्ट और स्ट्रक्चर नोट टू एड फाइनल डेवलपमेंट। क्योंकि मैं अभी जो डिजाइन कर रही हूँ आफ्टर दैट मुझे डेवलप करना है इस डिजाइन के बेसिस पर। जैसे कि आपकी ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, आप किसी घर को या कार को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट कर लेते हो। दैट मीन्स उस घर की एक ढांचा या फिर एक डिजाइन बना लेते हो। आप उस डिजाइन को आफ्टर दैट आप क्या करते हो, डेवलप करते हो। तो वैसा ही है कि यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, आप उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर आप क्या करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। Decision are made how to instructional materials look, feel, operate and deliver to the learners। यहाँ पर ये भी डिसीजन लिया जाता है कि मटेरियल कैसा दिखना होगा या फिर मटेरियल को कैसे हम लोग रन करेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, ये सब कुछ, ये डिज़ाइन भी इस फेज के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टोरी बोर्ड एंड ई लर्निंग प्रोटोटाइप्स भी यहाँ पर क्रिएटेड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत जगह पर एमसीक्यू भी आया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, अब बहुत छोटी छोटी है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट।
डेवलपमेंट अंतर्गत क्या है कि जो भी मैंने डिजाइन पर इफेक्टिव मेथड्स एंड एक्टिविटीज की बात की थी, अब उसे मुझे डेवलप करना है। डेवलप का मतलब क्या है? क्रिएट करना, असेंबल करना, ठीक है। तो क्रिएट एंड असेंबल करेंगे किसको? कंटेंट एसेट डिस्क्राइब द डिजाइन फेज। जो डिजाइन फेज पर था उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट एंड असेंबल करेंगे, ठीक है। तो ये डील करती है क्रिएट एंड असेंबल के साथ। नेक्स्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपने जितना भी अभी एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलप किया, अभी यहाँ पर आपको पायलट स्टडी करके इम्प्लीमेंट करना है। सो मैनेज द कंडक्ट ऑफ द कोर्स इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ कंडीव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट लेना है जहाँ पर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो प्लान इज अ पुट इनटू एक्शन एंड ए प्रोसीड्योर, मतलब आपको यहाँ पर जो भी आपने डेवलप किया है वो कैसे प्रोसीड्योर करेंगे उसको भी यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। सो ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, यहाँ पर दो चीज होगा, एक ट्रेनिंग फैसिलिटेटर रहेगा और यहाँ पर लर्नर्स होगा, क्योंकि आपकी डेवलप प्रोसीड्योर के लिए ट्रेनिंग जो फैसिलिटेटर होगा वो आपकी पूरी कोर्स की करिकुलम, लर्निंग आउटकम्स एंड मेथड्स को यहाँ पर कवर अप करेगा। और प्रिपरेशन फॉर लर्नर्स के लिए प्रिपरेशन करना होगा, इंक्लूड्स ट्रेनिंग देम ऑन न्यू टूल्स, मतलब यहाँ पर लर्नर्स को न्यू टूल्स के साथ पढ़ाना होगा जिसके थ्रू लर्नर्स यूज टू हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जो जो डिजाइन हम लोगों ने बनाया था, डेवलप किया था, उसको अभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक पायलट स्टडी के रूप में। लास्ट है इवेल्युएशन, जहाँ पर इसको हमें इवेल्युएट करना है, देखना है, डिटरमाइन करना है कि कितना अच्छा और कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। और ये जो इवेल्युएशन होगा वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव बोथ वे में होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, अब चलो इसकी कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो देखो 5 था, ठीक है, फेजेस। फर्स्ट था एनालिसिस, दूसरा था डिजाइन, तीसरा था डेवलप, चौथा था इम्प्लीमेंट एंड पांचवा था इवेल्युएट। तो एनालिसिस पर क्या देखेंगे कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, नीड को एनालिसिस करो, जो लर्निंग रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फाइनलाइज करो, ठीक है। अब डिजाइन पर क्या आएगा? कोर्सेज एंड पर्पसेज एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होगा, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को आपको प्लान करना होगा, ठीक है। प्लानिंग आती है, यहाँ पर क्या आती है? प्लानिंग आती है। प्लान करना होगा आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को। तो कंटेंट पर क्या आएगा? आपकी मटेरियल्स आ जाएगा, लर्निंग मटेरियल्स, लेसन प्लान, ये सब कुछ आपके कंटेंट्स के अंदर आ जाएगा। आपको ये भी देखना है कि मेरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से आपको डिफाइन करना होगा। डेवलप पर आप क्या करेंगे? जो इतना सारा मटेरियल स्ट्रैटेजी था, आप यहाँ पर उसको अभी डेवलप कर रहे हो। देखो कोर्सेस मटेरियल को फाइनलाइज करो, अभी मटेरियल्स एक्टिविटीज को डेवलप करो और वैलिडेट करो किसको? लर्निंग रिसोर्सेस को। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स पायलट कोर्स इन एक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, पायलट स्टडी कर लेंगे। अब देखेंगे कितना एडिक्वेसी है, डिफाइन करेंगे इंस्ट्रक्शन को, रिलीज करेंगे एंड पायलट स्टडी के बाद आप मेंटेन करेंगे आपकी कोर्सेज को एंड उसको रिलीज करेंगे। इवेल्युएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सेस करना होगा कि जो भी मैंने डेवलप किया है वो कितना इफेक्टिव है। इंटरप्रेट करना होगा इवेल्युएशन की रिजल्ट को, और जो भी इवेल्युएशन की रिजल्ट आएगा उसको मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा फिर से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी एंड कोर्स मटेरियल के साथ। क्लियर? अच्छा, अभी देखो ये जो पूरी ADDIE एडी मॉडल था, यहाँ पर हम लोग ये 2 पॉइंट्स को देखेंगे। ये एक रिवीजन एंड इंटीग्रल पार्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बार बार इवैल्यूएशन के बाद फिर से देखो यहाँ पर क्या था कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी एंड कोर्सेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि ये रिवीजन एंड इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ पर हम लोग रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक ना परफेक्शन आ जाए। इसीलिए
ये जो मॉडल है यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। आफ्टर दैट इवेल्युएशन फेज फिर से हमें देखना होगा कौन सी जगह परफेक्ट नहीं है। अब उस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर परफेक्शन नहीं है, फिर से उस कोर्स मटेरियल एंड स्ट्रैटेजी को एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। दैट्स वाई यहाँ पर इंक्लूडेड है कि ये एक रिवीजन पार्ट है, जब तक परफेक्शन नहीं आती है उसको हमें रिपीट करना है। आई होप लर्नर्स ये जो आज की लेसन था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।